प्रोफेसर आदिल नजम साहब से गुफ्तगू चल रही है कि ये दुनिया में क्या सारा निज़ाम टूट रहा है, और निज़ाम है क्या, कोई निज़ामुद्दीन निज़ाम दीन तो नहीं है यहाँ पे। तो ये कौन सा निज़ाम है जो टूट रहा है और ये किस तरह दुनिया जा रही है। और वक्फे पे जाने से पहले प्रोफेसर साहब से मैंने कहा कि क्या अमेरिका एक कॉलोनी, और मैंने इस तनाजुर में कहा डॉक्टर साहब कि देखें, आप पाकिस्तान में आप कहते हैं हड़प्पा टैक्सेला, इंडिया में जाते हैं आपको नज़र आती है कोई 3000 साल पुरानी कोई इमारत या जगह, या कोई अब चाइना में जाते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री, अब फ्रांस में जाते हैं हम कहते हैं ये महल यार वो देखे ना, ये यहाँ पे रोमन्स होते थे और ये होते थे। इवन अफ्रीका में जाते हैं आपको पता नहीं, अमेरिका में आपको क्या मिलता है, डिज्नीलैंड। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो लोग हैं तो सारे इमिग्रेंट्स हैं ना। अभी 100 साल 200 साल पुराने कोलंबस के बाद अगर हमारे मतलब सर आप जहाँ काम करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी, आप मिलते हैं लोगों से, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यार ये हम जा रहे हैं यार, जरा छुट्टियां आ गई हैं बच्चों की तो अपने मुल्क जा रहे हैं वापस। नहीं, हम यूरोप जा रहे हैं या हम इंडिया पाकिस्तान जा रहे अपना हैं मुल्क या नहीं कहते, बट यू आर राइट कि अमेरिका की कॉलोनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि तारीख नहीं थी, लेकिन जिनकी तारीख थी उनको तहस नहस कर दिया जाए, जेनोसाइड की गई, जिसको हम नेटिव अमेरिकन का कहते हैं। और इन अ वे उससे उनको ये मिला कि क्लीन स्लेट मिल गया, उन्होंने एक नई चीज़ बना दी। लेकिन जो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि क्या अमेरिका कॉलोनी है। अमेरिकन जहन में अब तक अमेरिका कॉलोनी नहीं थी, अमेरिका कॉलोनाइजर था। ठीक है, राइट, दुनिया भर उसकी कॉलोनी थी। और जो पिछली जंगे अजीम के लेकिन बाद असल में वो असल यार असल तो नहीं होता ना, एक वक्त पे होता है। एक मैं वक्त कह रहा हूँ कि 200 साल 250 साल पहले उन्होंने कॉलोनाइज किया, इसीलिए किया ना। हाँ, इसी बिल्कुल कि उससे पहले जो था अमेरिकन में यूरोप समझता था कि यार अमेरिका जो है ये कॉलोनी है, हम संभालते थे, ये तो हमारे बच्चे। सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, नया जब निजाम आया, अमेरिका चौधरी बना, उसने अच्छा उस चौधराहट की जो हम जिसको हम बात करें ना कि वो ऑर्डर क्या था, उसमें एक तो यूएस अथॉरिटी, यूएस की एक अथॉरिटी थी, एक उसमें सो कॉल्ड ये रूल बेस्ड जिसका आपने भी जिक्र किया। और वो रूल बेस्ड का मतलब ये हो गया था कि मैं अमेरिका रूल बनाऊंगा और मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है। आप अगर अमेरिकन नैरेटिव देखें इस पिछले ऑर्डर में, तो वो एक बड़ा मॉरल नैरेटिव था। मॉरल से मतलब ये था कि ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी ऑफ पीपल, राइट। सो ये एक नई इर्तिका थी कि उससे पहले एम्पायर जो थी अमेरिकन ड्रीम्स के लोग, अमेरिकन ड्रीम, राइट, जस्टिस। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो हम चीज देख रहे हैं कि दी अमेरिकन, जिसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऑर्डर टूट रहा है, अमेरिकन मॉरल अथॉरिटी जो है वो क्रम्बल हो रही है। खुसूसन हम ये देख रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, राइट, कि अमेरिकन ना सिर्फ बाकी दुनिया, अमेरिकन खुद ये कह रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर लोगों ने, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ये कह रहे हैं। एंड दिस आई थिंक इज अ ग्लोबल सिनारियो में इज अ वेरी मेजर थिंग, बिकॉज जिस बेसिस पे अमेरिकन इंपीरियलिज्म अगर आप उसे कहें, उसका जो बेसिस था वाज नॉट, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का बेसिस था वो ट्रेड एंड कुव्वत बाजू थी, बंदूक थी। अमेरिकन इंपीरियलिज्म का जो बेसिस था दैट वाज partly a moral authority. अच्छा, दो right? थे। And that moral authority is being questioned. यानी एक सॉफ्ट पावर थी उसकी, सॉफ्ट इमेज, हॉलीवुड और ये गाने और सारा जो बड़ा खूबसूरत एजुकेशन, लोग पढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है। और जब वो गुस्से में आता था तो दो तरीके, या तो जंग छेड़ता था, हमला कर दिया किसी मुल्क पे, या पाबंदियां लगा दी, सैंक्शंस। अच्छा, अब ये रशिया पे सैंक्शंस लगी तो रशिया तो निकल गया उसमें से, और उस ज़ेलेंस्की इधर उधर फंसा हुआ है, कहीं रोज फायर करता है अपने बंदे, और ये स्टेलमेट में चला गया मामला। दोनों चीज़ों पे अगर एक एक इजाजत हो, जो आपका पहला बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, आपको याद होगा, पता नहीं आपके नौजवान व्यूअर्स जानते हैं नहीं, शायद आप तस्वीर लगाने, जॉन वेन एक एक्टर था, जॉन वेन, राइट, ये वो वेस्टर्न का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जॉन वेन वाज द इमेज ऑफ अमेरिकन मॉरल पोजीशन। एक बड़ा सा आदमी, हैट पहनी हुई है, यहाँ बंदूकें लगाई हुई हैं, वाइल्ड वेस्ट में, जिसको काउबॉय, राइट, उसकी पावर भी है बट जेंटल एट हार्ट, राइट, कि मैं मॉरल अथॉरिटी से, मेरे पास पावर है लेकिन मैं तुम्हें विन करूंगा बाय मॉरल अथॉरिटी, राइट। दैट मॉरल अथॉरिटी इज नाउ बीइंग क्वेश्चन्ड बाय द एक्शंस ऑफ, ना सिर्फ ये फलस्तीन के हवाले से तो खास तौर पे, लेकिन उससे पहले भी इराक में, उससे पहले सीरिया में, अफगानिस्तान में। तो मैं जो कह रहा हूँ ये चीज़ क्रम्बल हो रही है, पार्टली दुनिया मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है हम ये उन्होंने तस्वीर लगा दी है जॉन वेन की। सो दैट जॉन वेनिज्म ऑफ द अमेरिकन इंपीरियलिज्म इज नॉट ओनली अंडर क्वेश्चन बट रियली अंडर सीरियस थ्रेट। लेकिन कतई कलम जिसको आप कह रहे हैं जॉन वेन और हीरो था अपनी नजर में, हाँ, ये तो
कॉलोनाइजर था। देखिए असल में तो उन फिल्मों में जो विलन्स हैं, जो लड़ रहे हैं, वो तो असल में इसलिए लड़ रहे हैं कि कॉलोनाइजर आ गए हैं हमारे इलाके में, और जिनको विलन दिखाया हुआ है यार, जो आ रहे हैं, और वो अपने पुराने ये जो फिल्में हैं, ये तो एक्चुअली एक तरफ प्रोपेगेंडा मूवीज है ना, लेकिन इसमें कभी आपने कोई विलन्स जितने हैं, हीरोज बड़े अच्छे बने हुए हैं जनाब, वो बंदूकें भी लगी हुई हैं, और वो गुड बैड है ना अगली, लेकिन जो दूसरे हैं बेचारे, उनकी तो जमीनों पे कब्जे हैं। और देखें तारीख में ये तो रियलिटी ऑफ पावर है ना, जो पावर में होता है वो अपने आप को जॉन वेन ही समझता है। अच्छा, वो हर जगह हमारी तारीख में भी हमने तो ये इसको किया, तो चीन भी यही करेगा। हार्ड दिखा के कोशिश की गई है ना, जो सॉफ्ट पावर है ना, लेकिन असल में तो वहां उनका कत्लेआम हो रहा था ना। हाँ, वो सॉफ्ट पावर का मतलब ये, हम कई बार समझते हैं सॉफ्ट पावर का मतलब है कि म्यूजिक बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब उससे ज्यादा ये है कि सॉफ्ट पावर में आप एक खास अपना एक, जिसको अब हम बयानिया कहते हैं ना, बयानिया ना एक नैरेटिव होता है, उसको आप गाने में भी, उसको आप म्यूजिक में भी, उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। एंड पार्टली अगेन माय पॉइंट अगेन एंड अगेन इज कि वो इमेज जो है अब रिलायबल नहीं रहा। देखिए मैं जब भी आता हूँ पाकिस्तान में, तो अगर आपके और आपके दूसरे दोस्त की बात करते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं अमेरिका ने ये कैसे कर दिया, और कई बार मैं मुस्कुराता हूँ, यार सारे मुल्क जो कहते हैं वो करते तो नहीं है, लेकिन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन जो अमेरिका ने खुद बनाई कि हम बड़े मॉरली सुपीरियर है, राइट। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिव अप टू दैट, देन वी गो बैक, जो आपके दोस्त हैं ना, जो हम बात कर रहे थे स्ट्रीट पे, स्ट्रीट पे वाले क्या कह रहे हैं, चाहे वो आज फलस्तीन के बारे में कह रहे हो, चाहे वो क्लाइमेट के बारे में कह रहे हो, चाहे वो रिलीजन के बारे में कह रहे हो, चाहे वो ट्रंप वाले हो, चाहे वो एंटी ट्रंप, यूक्रेन जंग से बड़ा बेजार है, यूक्रेन के बारे में हो, यूरोप, हाँ, और चाहे एक साइड के हो चाहे दूसरे के हो, कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो ये जंग के नतीजे में वो ये कह रहे हैं कि जो भी हमारा लीडर है, यू आर नॉट डिलीवरिंग टू मी व्हाट यू सेड, तुमने जो मुझे इमेज दिखाया था, तुमने जो मुझसे वादे किए थे, तुमने जो मुझसे कहानी घड़ी थी, मैं वो सामने देख नहीं रहा, इसलिए मैं प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ एक वजह से होता है, प्रोटेस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर मुझे अपनी सोसाइटी से, अपनी हुकूमत से चीज़ मिले जो मैं चाहता हूँ या जो मैं अपना हक समझता हूँ, तो फिर मैं गली में नहीं आता। गली में मैं तब आता हूँ जब एक तो गुस्सा हो कि मुझे मिल नहीं रहा, दूसरा ये एतबार ना हो कि थ्रू द रेगुलर प्रोसेसेस, जमहूरियत, वोट, ऑपेड लिखना, उससे मुझे वो चीज़ मिल जाए। डॉक्टर साहब ये होती है। एक बात मुझे बताएं, लोगों के ये जो ब्रिक्स एक नया आया सामने, वो इसलिए ज़्यादा उसके अंदर गालिबन, जैसे मैं समझता हूँ उसको, कि ब्रिक्स इसलिए ज़्यादा ताकतवर हुआ कि डॉलर एज अ वेपन यूज़ हुआ। जैसे एक ज़माने में ऑयल एज अ वेपन, तो डॉलर एज ए वेपन यूज हुआ, तो लोगों के अंदर डर पैदा हो गया कि यार ये कल को तो सैंक्शंस लग गई तो हमारे तो सारे पैसे वहाँ होते थे बाहर, तो इस वक्त ऑप्शन दूसरा है। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे दो मुल्कों के दौरान ट्रेड हो रही है मिसाल के तौर पे, मतलब अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इंडिया और चाइना देखिए ना, वो उनकी लड़ाई भी है लेकिन ट्रेड भी चल रही है, दो बड़े मुल्क हैं, या पाकिस्तान की रशिया। तो मतलब किसी मुल्क का आदमी जो है वो पहले डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, फिर वो डॉलर से उधर करवाएगा, तो उधर पाबंदी। तो उन्होंने एक साइड का रास्ता निकाला, वो ब्रिक्स बन गया। तो ये डॉलर को कमजोर तो हो रहा है ना, अगर ब्रिक्स बढ़ रहा है और करेंसी बढ़ रही है और लोगों का ऑल्टरनेट आ रहा है और पाबंदियां लगने के बावजूद ये स्टेलमेट की तरफ चली गई जंग। देखिए ब्रिक्स तो मेरे ख्याल में एक वो वन ऑफ द बिग बैंक कंपनी का मेरे ख्याल कोई एनालिस्ट था, उसने ये याद किया कि जी सबसे बड़ी डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ऐसा लग गया ब्रिक्स लग गया। सो आई थिंक उसका टोटल तो डॉलर से ताल्लुक नहीं है, उससे सिर्फ ये हुआ कि यार जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था ना, एक सिस्टम बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के P5 है, वो P5 अब बड़े नहीं रहे। P5 ये समझ के ना ये सबसे बड़े मुल्क है। सडनली ये हुआ कि बाकी जब मुल्क बढ़ने शुरू हुए, उन्होंने कहा यार कुछ और पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें है नहीं, तो उनका एक अपना नया पावर स्ट्रक्चर देखे ना। पहले ब्रिक्स की बात हुई, फिर G20 बन गया, G7 होता था, अभी भी G7, वो उसमें से भी एक कभी रशिया को ले आए, कभी निकाल लिया। पार्ट ऑफ दिस इज ऑल, एक अफ्रीकन यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन है जिसको अब वो कहते हैं हम G20 का हिस्सा बनाएंगे एज अ यूनियन, राइट। ये सारी उसकी अलामतें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक जो सिस्टम था, एक जो स्ट्रक्चर था, दैट इज नो लॉन्गर सफिशिएंट। नहीं, कौन बनाएगा ये? अभी अमूमन कौन बनाता है कि जो ताकतें मौजूद होती हैं वो आपस में बैठ के, जैसे वो यूरोप में नक्शे बनाती थी ना कि ये तुम्हारा, ये हमारा, ये वही बनाती हैं। उसमें होता ही है कि नई ताकत होती है जो कमरे में नहीं होती,
ब्रिक्स या G20 के बाकी ममालिक, वो कहते हैं कि यार या तो मुझे कमरे में आने दो, P5 में नहीं आने देते तो G20 बना दो। G20 यही है ना बेसिकली, इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ द चौधरीज, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ द बड़कास। आपने एक सैंक्शन की बड़ी जबरदस्त बात की, एक आई एम श्योर यू वुड नो, आपके व्यूअर्स भी शायद जानते हो, सैंक्शंस पता है ये जो मॉडर्न सैंक्शन है इजाद कब हुई? पहली जंग अजीम से पहले। अच्छा। और ये डेवलप हुई पहली और दूसरी जंग जिसको हम थर्ड एवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, दोनों जंग अजीम के बीच में जो चीज थी लीग ऑफ नेशंस, वहां ये एज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट इजाद हुई। और क्यों इजाद हुई? इसलिए कि जी ये हमें जंग से बचाएंगी। सो अर्जेंटीना पे सेक्शन लगती थी कि वो स्टील वगैरह के लिए चीजें भेजता था टू रशिया वगैरह। आई मे बी रॉन्ग ऑन द डिटेल्स, देयर सम वेरी गुड बुक्स रिसेंटली ऑन दिस। लेकिन सैंक्शन इजाद का मकसद ये था, जो अभी भी ये कहते हैं कि यार बजाय जंग के बेहतर ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के दबाव डालो ताकि गोली चलने से पहले काम हो जाए। लेकिन रशिया का आपने जिक्र किया, रशिया नहीं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस इज क्यूबा। अभी कुछ हफ्ते पहले ईरान पे तो अभी भी हैं, क्यूबा पे ईरान से भी पहले अमेरिका की वो और फिर हमास देखे ना, अभी टॉक्स अगर हो रही हैं तो हमास है ना उसमें प्लेयर, उसमें और रशिया में खुसूसन क्यूबा मैंने इसलिए भी जिक्र किया, हमास का भी यकीनन करूँ, क्यूबा का इसलिए भी जिक्र किया कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में वोट हुआ कि यार ये क्यूबा की जो सैंक्शन है ना, ये क्या तुमने लगाई? और सारी दुनिया ने कहा कि यार नहीं, हटा दो इन्हें। और सैंक्शंस का रूल ये हुआ कि जब आप एक बड़ी ताकत पे सैंक्शन लगाते हैं दे डोंट वर्क, क्योंकि उसके पास, जैसे रशिया, सैंक्शन किस पे काम करती है? गरीब तरीन पावर पे या किसी भी मुल्क के गरीब तरीन लोगों पे। साउथ अफ्रीका पे एक जमाने में सैंक्शन लगी, दोज डिड वर्क क्योंकि वो अपार्थाइड के अगेंस्ट थी। क्यूबा पे डिड नॉट वर्क, ऐसे नहीं हुआ कि क्यूबा की गवर्नमेंट ने कहा हम हट जाएंगे। ईरान में ऐसा नहीं हुआ कि ईरान की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा यार तुमने सैंक्शन लगा दी, सॉरी वेरी मच, हम हट जाते। लगाते हुए डरते भी हैं कुछ, क्योंकि देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर अफ्रीका में, आप अभी शायद अफ्रीका में थे। जी बिल्कुल टैंजानिया पिछले हफ्ते। तो अफ्रीका में ये जो फ्रांस निकला वहां से, ठीक है ना, पूरा जो साहिल का बेल्ट है इस पे कूज शुरू हो गई पूरा, और ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप बेहतर समझते हैं। अब मसला ये है कि वहां से एक कूज शुरू हो गई और जनाब वहां पे एक तरह से यानी कॉलोनीज रही ना सारी, वहां से निकाल दिया। अच्छा, कद्दाफी को इसलिए तो नहीं मारा था कि वह रशिया बेसिस ले ले, देखे ना वह रशिया के बैठ गया। तो बात मैं आपसे ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि सैंक्शंस तो गरीबों में भी नहीं काम कर रही हैं, ये भी गरीब मुल्क ही है ना। गरीब मुल्क है, लेकिन उस मुल्क के गरीब को तो तंग करती है ना। नहीं तो वो किसी तरह से देखे ना, उसको भी ये एहसास तो है ना कि मेरे पास ये माइंस हैं, मेरे पास ये चीजें थी। यू आर राइट कि हमने पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम के बीच में भी यही देखा कि सैंक्शंस डिड नॉट, ऐसा तो नहीं हो, अगर उसका मकसद ये था कि जी पीस आ जाएगी, हम जंग करने के बजाय इन सैंक्शन से कंट्रोल कर लेंगे, या वो जो वारसाई की ट्रीटी थी वो भी यही थी कि हम इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं हुआ ना। सेकंड जंग अजीम हुई। So sanctions, I agree 100% with you कि sanctions have not worked, और पार्टली इसलिए नहीं कि वो इंस्ट्रूमेंट गलत है, पार्टली इसलिए कि अगर आपकी नीयत गलत है, अगर sanctions एज ए टूल ऑफ पावर इस्तेमाल की जाएंगी तो उसका रिएक्शन एज ए टूल ऑफ पावर ही आएगा। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये सवाल करूंगा कि आने वाले दिनों में फिर सुकून चैन की बांसुरी बजती नजर आ रही है कुछ अरसे में? अनकरीब तो नहीं आती, ना बांसुरी, ना सुकून, ना चैन, अनकरीब नहीं। ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत ही अभी तो मायूस कुन बात करके प्रोग्राम के, इट इज सैड, बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है।